देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है और किताबों में भी वो लिटरेचर जो नोबेल प्राइज जीते हों उन्हें मैं बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ती हूँ। तो हाल ही में मैंने किताब पढ़ी द स्ट्रेंजर और श्रोताओं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुड रीड्स प्लेटफॉर्म में इस किताब की रेटिंग सबसे ज़्यादा हाई है और इसका स्कोर है 14,137। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कहानी मैं अपने श्रोताओं को सुनाऊं और साथ ही साथ इस किताब का रिव्यू भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच से। मैं हूं रोशनी और आज की हमारी मुलाकात में हम लोग बात करेंगे द स्ट्रेंजर अ नॉवल बाय एल्बर्ट कामू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। नॉवल की ओपनिंग लाइन्स ही आपको थोड़ा सा विचलित कर देती हैं। मदर डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई कांट बी श्योर। आज माँ मर गई या शायद कल, मुझे ठीक से याद नहीं। कहानी अल्जीरिया के अल्जियर्स शहर में रहने वाले एक साधारण से फ्रांसीसी क्लर्क मार्सो की कहानी है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मार्सो अपनी माँ को ओल्ड एज होम में रहने के लिए छोड़ देता है। एक दिन सुबह उसे ये समाचार मिलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। बिना किसी आवरण के लेखक हमें मार्सो के उदासीन होने का परिचय कहानी में यहीं से दे देता है। मार्सो खाना खाता है, अपने मित्र से काले कपड़े उधार लेता है और दौड़कर बस पकड़ता है ताकि दिन रहते वो अपनी माँ के पास पहुंच जाए, उनके अंतिम संस्कार में कोई देर ना हो ताकि वो वापस सही समय पर आ जाए और उससे ज्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़े। ओल्ड एज होम पहुंचकर जब अटेंडेंट उससे पूछता है कि क्या वह अपनी माँ का शव देखना चाहेगा तो मार्सो इनकार कर देता है। रात भर वह शव के सामने सिगरेट पीता है, कॉफी पीता है और सो जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान वह धूप में पसीना बहाता है लेकिन और कोई शोक नहीं दिखाता। उपन्यास का आधार स्थापित करने के लिए लेखक हमें मार्सो के निर्मम और तटस्थ होने के और बहुत से उदाहरण शुरू में ही दे देता है, जैसे कि उसकी माँ के एक दोस्त जिन्हें मजाक में ओल्ड एज होम के बाकी लोग उनके फ्योंसी यानी कि उनका मंगेतर कहते थे, थॉमस परेज। वो मार्सो से कहीं ज्यादा विक्षिप्त हैं और रो रहे हैं अपनी दोस्त की मृत्यु के ऊपर। मार्सो उन्हें कौतूहल और अविश्वास के साथ देखता है और उस बुजुर्ग पुरुष का अपनी बुजुर्ग माँ के साथ क्या संबंध है ये समझने की कोशिश करता है। अंतिम संस्कार के लिए चर्च की तरफ जाने के रास्ते में मार्सो सर पर चटकती धूप और गर्मी से ज्यादा परेशान दिखता है, बजाय इसके कि उसकी एक ही जीवित रिश्तेदार उसकी माँ अब नहीं रही। अंतिम संस्कार होने के बाद वह वापस अपने शहर आ जाता है और अगले दिन समुद्र तट पर जाता है। वहां उसे उसकी पुरानी सहकर्मी मैरी मिलती है। दोनों सिनेमा देखते हैं, नाचते हैं, समय साथ में बिताते हैं और प्रेम संबंध बनाते हैं। मैरी उसकी तरफ आकर्षित है और उससे जानना चाहती है कि क्या वह उससे प्रेम करता है और उससे शादी करेगा। मार्सो इन चीजों से बिल्कुल भी अलग थलग है और कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विवाह करते हैं या नहीं। उसके बाद मार्सो अपने अपार्टमेंट में लौटता है और रास्ते में अपने पड़ोसी रेमंड से मिलता है। रेमंड अपने आप को एक वेयरहाउस गार्ड बताता है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो एक असामाजिक तत्व है जो अपनी गर्लफ्रेंड के कमाए हुए पैसों पर पलता है। उसे विश्वास है कि उसकी प्रेमिका धोखेबाज है, इसलिए वो उसको पीटता है। रेमंड मार्सो से कहता है कि वह उसके लिए एक खत लिखे जिसमें वो अपनी प्रेमिका को वापस बुलाकर अपमानित करे, जिससे उसका बदला पूरा हो। मार्सो बिना सोचे समझे एक खत लिख देता है। रेमंड इस खत के सहारे अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने में कामयाब हो जाता है। उसे अपने फ्लैट में बुलाकर पीटता है और बुरी तरह से उसे जख्मी कर देता है। उसकी चीखें सुन के आसपास वाले सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें मार्सो भी एक है, लेकिन वो रेमंड को रोकने की कोई भी चेष्टा नहीं करता। पुलिस आती है, रेमंड को चेतावनी देती है।
मार्सो को भी बुलाया जाता है और वह रेमंड के पक्ष में झूठी गवाही देता है। इस तरह दोनों की दोस्ती कुछ आगे बढ़ने लगती है। कुछ दिन बाद रेमंड, मार्सो और मैरी समुद्र तट पर रेमंड के दोस्त के केबिन में जाते हैं। बस लेने से पहले इन तीनों को एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें कि अरब कहा गया है, वो लोग दिखाई देते हैं। ये अरब रेमंड की प्रेमिका का भाई है। कुछ समय बाद समुद्र के तट पर ये अरबी अपने एक दोस्त के साथ उन्हें वहां दिखाई देता है। यहाँ इन लोगों का झगड़ा होता है और अरबी रेमंड पर चाकू से हमला कर देता है। रेमंड घायल हो जाता है और दोनों अरबी वहां से भाग जाते हैं। रेमंड की मरहम पट्टी कराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और इस सब होने के बाद मार्सो अकेला समुद्र तट पर घूमता है। सूरज की तेज गर्मी और रोशनी से मार्सो विक्षिप्त सा हो जाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति कम होती जाती है। चलते चलते वह उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर अरबी ने रेमंड के ऊपर हमला किया था। मार्सो वहां पाता है कि अरबी अपनी पीठ पर लेटा है, दोनों हाथों को सर के नीचे करके। ये देखकर उसका माथा थोड़ा ठनक जाता है। तेज धूप उसकी आंखों में चुभ रही है। रेमंड की रिवॉल्वर मार्सो की जेब में है। उसका हाथ अपनी जेब में जाता है और अचानक अरबी को सामने पाकर, जो उसके सामने चाकू लहरा रहा है, धूप से व्याकुल होकर मार्सो ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली अरब को लगती है और वह गिर जाता है। फिर मार्सो उसके पास जाता है और बिना सोचे समझे 4 और गोलियां दाग देता है, बिना किसी गुस्से या नफरत के, बस एक यांत्रिक क्रिया में। यहाँ नॉवल का पहला भाग खत्म हो जाता है। पहले भाग में आपको सब कुछ बहुत ही सामान्य सा, साधारण सा प्रतीत होता है, जब तक कहानी में ये हत्या नहीं होती। नॉवल का दूसरा भाग पाठक को नॉवल के विषय, जो कि निरर्थकता है, की तरफ खींच के ले जाता है। हत्या के बाद मार्सो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में वह उदासीन रहता है। उसे नहाने की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन वह दीवार को छू कर एक एक कोने के एक एक पक्ष को देखकर, जानकर, पढ़कर अपना समय बिताता है। कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया एक वकील मार्सो को मिलता है, जिसके हर सवाल का मार्सो ये जवाब देता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। अभियोजन पक्ष वकील मार्सो के चरित्र पर हमला करता है। वे मां की मृत्यु पर उसके उदासीन व्यवहार को रेखांकित करते हैं, जैसे शव को ना देखना, सिगरेट पीना, अगले दिन सैर पर चले जाना। ये सब बातें ज्यूरी के सामने मार्सो को एक भावहीन और शुष्क व्यक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मैरी और रेमंड गवाही देते हुए ये बताना चाहते हैं कि मार्सो बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जज उन्हें चुप करा देते हैं और मार्सो को हत्यारा करार दिया जाता है। जज मार्सो से पूछता है कि उसने हत्या क्यों की, तो मार्सो बिना किसी लाग लपेट के कह देता है, सूरज की पड़ती हुई गर्मी की वजह से। वकील उसे पश्चातापी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्सो इस चीज को अस्वीकार कर देता है। अंततः उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। समाज उसके भावहीन होने को अस्वीकार्य मानता है। उसका शोक ना दिखाना, ईश्वर को ना मानना और जीवन को व्यर्थ समझना उसके दुश्मन बन जाते हैं। जेल में मार्सो को धीरे धीरे वहां रहने की आदत पड़ जाती है और एक समय पर वह सोचता है कि उसकी माँ कहा करती थी, और वो बार बार ये कहती थी, कि एक समय के बाद आप किसी भी चीज के आदी हो जाते हो। मार्सो को लगता है कि शायद वो भी इसी तरह जेल में रहने का आदी हो जाएगा। मुकदमे की सुनवाई के बाद जब जूरी और जज उसे फांसी की सजा सुनाते हैं, मार्सो ना तो चौंकता है, ना रोता है, ना ही कोई तीव्र प्रतिक्रिया देता है। वह शांत और उदासीन बना रहता है, जैसे ये अपेक्षित ही था। सजा सुनते समय भी मार्सो न्यूट्रल रहता है। अदालत में शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जेल लौटकर मार्सो सोचता है, चलो ये हो गया, अब आगे क्या होगा वह देखेंगे। उसे कोई शौक नहीं लगता, क्योंकि समाज की नाराजगी के बारे में वो पहले से ही वाकिफ था। वकील अपील की बात करता है, लेकिन मार्सो उसमें रुचि नहीं लेता। वह कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन या मृत्यु दोनों मुझे एक समान लगते हैं। वो कहता है, I opened myself to the gentle indifference of the world, finding it so much like myself. I felt I had been happy
and that I was happy again. मैंने दुनिया की उदासीनता के प्रति अपने आप को खोल दिया था। उसे खुद जैसा पाकर लगा कि मैं खुश था और अब मैं फिर से खुश हूं। उसे निरर्थकता में ही शांति मिल रही थी। उसके अंतिम समय में पादरी आता है जो उसे ईश्वर और मोक्ष का उपदेश देता है। मार्सो क्रोधित हो जाता है और कहता है, मेरी जिंदगी व्यर्थ थी, ब्रह्मांड उदासीन है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वह चिल्लाता है, पादरी को धक्का देता है, बाद में शांत होकर समुद्र की आवाज सुनता है और मृत्यु को स्वीकार कर लेता है और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। मार्सो सामाजिक मानदंडों से अलग है। वह झूठे शोक या पश्चाताप में विश्वास नहीं रखता। उसका मानना है कि हत्या सूरज की गर्मी की वजह से हुई, ना कि किसी नैतिक कारण से। समाज उसे सजा देता है क्योंकि वह सामान्य भावनाएं नहीं दिखाता। कामों के अनुसार जीवन का कोई अर्थ नहीं। इस अर्थ को हम या तो स्वयं बनाते हैं या स्वीकारते हैं। मार्सो वर्तमान क्षण में जीता है। सूरज की चमक, समुद्र की गर्मी, सिगरेट का स्वाद जैसी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देता है, ना कि नैतिकता या भावनाओं पर। वह झूठ नहीं बोलता। मैरी उससे पूछती है कि क्या वह उससे प्रेम करता है, तो इस बात का उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अपने पड़ोसी रेमंड की हिंसा में वह सहायता करता है क्योंकि उसे अच्छे या बुरे का कोई भेद नहीं है। समाज उसे एक अजनबी, स्ट्रेंजर मानता है क्योंकि वह अपेक्षित शोक या पश्चाताप नहीं दिखाता। पहले भाग में मार्सो हत्या करता है। रेमंड की बंदूक से अरब को गोली मारता है जिसका कारण तेज धूप है, ना कि क्रोध। मुकदमे में उसका अपराध हत्या कम और भावहीनता अधिक सिद्ध होती है। ये कहना मुश्किल है कि मार्सो अपनी ही कहानी का नायक है या खलनायक। कहानी का टर्निंग पॉइंट बनता है समुद्र तट पर अरब की हत्या होना। ये पहले भाग के अंत में घटित होता है, जब मार्सो तेज धूप में व्याकुल होकर रेमंड के रिवॉल्वर से पहले एक गोली चलाता है, फिर शव के पास जाकर 4 और गोलियां मारता है। यहां तक मार्सो का जीवन एक अंदरूनी दायरे तक सीमित था। उसका जीवन उदासीन था लेकिन सामान्य था। भाग 2 में कहानी की दिशा बिल्कुल बदल जाती है, आंतरिक से जावक हो जाती है। कचहरी में बैठकर बहुत बार मार्सो कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसे उसका वकील हर बार चुप करा देता है। मार्सो सोचता है कि एक ऐसा मुद्दा है जहां पर उसके बारे में उससे ज्यादा विपक्ष और उसके वकील को ज्यादा मालूम है, और जब भी वो किसी बात को बयान करना चाहता है, अपना एक विचार प्रस्तुत करना चाहता है, उसे चुप करा दिया जाता है। उसे सब कुछ अर्थहीन लगता है, यहाँ तक कि दोनों वकीलों की बहसबाजी होते समय वो बोर होने लगता है और उसे नींद सी आने लगती है। मार्सो अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति बिल्कुल बेपरवाह है। उसे इस बात की भी चिंता नहीं है कि उसे उसके मुकदमे में दोषी ठहराने के साथ साथ अगले दिन होने वाले मुकदमे के बारे में, जहां एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, उसका भी दोषी करार दिया जाता है। समाज उसे हत्या की सजा नहीं दे रहा, समाज उसे सजा दे रहा है भाव विहीन होने की। समाज प्रदर्शित भावनाएं मांगता है। मुकदमे में हत्या से अधिक मार्सो की ईमानदारी को सजा मिलती है। मार्सो की उदासीनता पाठक को चुनौती देती है। क्या सच्चाई रस्मों रिवाजों से बेहतर है? क्या हम जो महसूस कर रहे हैं, उन भावनाओं को, इन विचारों को प्राकृतिक रूप से जाहिर करना क्या गलत है? कामू ने ये सब सवाल हमसे मार्सो के जरिए पूछे हैं। ये उपन्यास वो उपन्यास है जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी। निरर्थकता, एब्सर्डिज्म का ये प्रतीक जीवन की अर्थहीनता, सामाजिक पाखंड और सच्चाई की खोज को दर्शाता है। हालांकि नोबेल पुरस्कार उन्हें इस नॉवल के लिए नहीं बल्कि उनकी सारी कृतियों के ऊपर मिला था। सन 1957 में मात्र 44 वर्ष की आयु में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 4 जनवरी 1960 को फ्रांस में एक कार दुर्घटना में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते एल्बर्ट कामू इंग्लिश लिटरेचर को ऐसे नगीने दे गए जिनकी चमक से आज भी हमारे जैसे पाठकों की आंखें चौंधिया जाती हैं। तो हमारी मुलाकात को मित्रों अब यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी, अब आपसे इजाजत चाहूंगी। जल्द ही मिलूंगी आपको एक नए उपन्यास के रिव्यू के साथ। तब तक
आप हमें सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।